तिवारी, और बताओ कैसे हो, क्या चल रहा है? कुछ नहीं साहब, मैं तो मैडम के साथ आया हूँ। अच्छा हाँ, तुम्हारी मैडम अंदर आई है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, पर तुम कहाँ से हो? मतलब? अरे मतलब तुम्हारा गांव कौन सा है तिवारी? साहब मैंने पहले बताया था आपको। अरे पहले बताया होगा, एक बार फिर से बताओ ना तिवारी। जी साहब, मैं यूपी से हूँ। हाँ यूपी से हो ना। हाँ तो फिर ये बताओ कि यहाँ क्या करने आए हो तुम? साहब पापी पेट के लिए आया हूँ इधर। पापी पेट के लिए? हाँ अरे तिवारी, अपने बीवी बच्चों के साथ में रहते, वहीं कोई काम धंधा करते, यहाँ पर क्यों आ गए हो? यहाँ काम के लिए आया हूँ साहब। अरे काम के लिए आए हो तो काम करो ना, सिर्फ बाकी के लफड़े क्यों कर रहे हो? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अरे ना तो मैंने पूछा और ना ये कहा कि तुमने कुछ किया है। मेरी बात सुनो तिवारी, हमारे हाथ सारी इंफॉर्मेशन लग चुकी है, अगर कड़ी से कड़ी जुड़ गई तो तुम सारे के सारे अंदर हो जाओगे। नहीं साहब। ये नहीं सब वही सब बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमको जो कुछ भी पता है सब कुछ बता दो, सोच कर रखो, कुछ याद आया तो हमको बता देना, समझ गए ना? सर क्या हुआ? चाय लाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अरे अच्छे से कप में लेके आते यार, क्या ये लेके आए हो? तुम रुको तो। अच्छा ठीक। थैंक यू। क्या मैडम, आपके पूरे केस का मैंने पूरे डिटेल में स्टडी किया है। सिर्फ एक दिन में? कल पूरी रात सोया नहीं मैं। सॉरी। सॉरी क्यों? ये काम ही है हमारा। आपके लिए तो ये काम है, पर मेरे लिए जिंदगी है। जिसको लेकर उल्टी सीधी बातें हो रही हैं वो मेरे लिए जिंदगी है मोहिते साहब। हाँ मैं समझ सकता हूँ। नहीं मतलब सारी बातों की चर्चा नहीं करेंगे हम, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, बस इतना ही। बात यह है कि इसको देखकर ये शक हो सकता है कि धनंजय का खून मैंने किया है। नहीं नहीं, हम उस बात को ज्यादा अहमियत नहीं देंगे। मतलब जब तक हमारे हाथ में सबूत नहीं है तब तक कुछ भी साबित नहीं हो सकता। तो अब क्वेश्चन नंबर 1, आपकी धनंजय सरदेसाई से शादी हुई मतलब जब उन्होंने अपनी पहली पत्नी को 20 साल बाद डिवोर्स दिया तब, करेक्ट? धनंजय उसके साथ कभी भी खुश नहीं थे। वो मुझसे कब प्यार करने लगे ये हम दोनों भी समझ नहीं पाए। ये तो होना ही था। You know, मैंने धनंजय से हमेशा सच्चा प्यार किया। उन्होंने ही मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। पर देखिए मैडम, कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो सकती है ना कि सिर्फ पैसों के लिए आपने धनंजय सरदेसाई से शादी की थी। मतलब कुछ लोगों का, मुझे नहीं। थैंक यू। अब सवाल नंबर 2, सरदेसाई साहब ने अचानक अपनी विल आपके नाम कर दी। उस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती मोहिते सर। मैं तो एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, मुझे कहाँ उस बारे में कोई नॉलेज। क्या आपकी शादी हो चुकी है? हाँ हो गई, उसका क्या? अच्छा मुझे ये बताइए, क्या आप सारी बातें अपनी वाइफ से शेयर करते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं उससे नहीं। देखा, मैं भी तो यही कह रही हूँ। मतलब धनंजय ने भी अपनी विल के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था। ये तो मुझे अभी अभी पता चला। और अब धनंजय ने अपनी विल खुशी से मेरे नाम की, इसमें मेरी क्या गलती? नहीं नहीं मैडम, लेकिन किसी को ये भी लग सकता है ना कि आपने उन्हें उनकी विल आपके नाम करने पे मजबूर किया। मतलब किसी और को। मुझे नहीं। थैंक यू। जय हिंद सर। हाँ क्या हुआ? एयर फ्रेशनर। हाँ आपने मंगाया था ना? हाँ अभी ले जाओ उसे, अब जरूरत नहीं। कहाँ मारूं? अरे स्प्रे मत करो, रख दो उसे कहीं। क्या तुम भी? करूं क्या सर, मैं क्या करूं? जाओ कहीं पे रख दो, कहीं पे, ठीक है? बाहर रखूं? हाँ बाहर 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 जाओ। जय हिंद। अब तो मैडम मुद्दा नंबर 3, धनंजय सरदेसाई के पार्टनर पटवर्धन जी, उनका बेटा विकी। अब यहाँ पे ऐसा लिखा है कि इस विकी की और आपकी कुछ खास दोस्ती थी। गलत है सर ये। सर, बिन माँ का बच्चा था वो। मतलब धनंजय और पटवर्धन बिजनेस पार्टनर्स थे। पटवर्धन जी उसे वक्त ही नहीं दे पाते थे।
फिर बोर हो जाता था बेचारा। वो हमारे घर को अपना घर समझता था, इसलिए घर आता था। मेरे लिए तो वो बच्चे जैसा था सर। हाँ, अब कुछ भी मत बोलिए हाँ मैडम, आप इतनी बड़ी नहीं लगती। नहीं, लेकिन ये सब पढ़कर किसी को ये भी लग सकता है ना कि विकी ने ये सब जानबूझकर किया होगा और उसने धनंजय सरदेसाई का खून किया होगा। किसी और को, आपको तो नहीं ना? आप भी ना मैडम। थैंक यू। ऊपर से आपके नौकरानी ने दिया हुआ बयान। अब इन घर के नौकरों का क्या करे बताइए। उनके लिए चाहे जितना करो कम होता है। अब वो ठहरी गंवार औरत, वो क्या समझ पाएगी मेरे घर कौन आता है, किस लिए आता है। उसने क्या पता आपकी टीम को क्या बताया। अब वो उसी छोटी सी बात को लेकर बैठ गए हैं। समझ सकते हैं ना आप? मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ मैडम, लेकिन मैं अकेला क्या क्या समझूं? बाकी लोगों को भी ये लगना चाहिए ना। आप करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बार इस केस को मेरे एंगल से भी देखिए ना। सच कहो तो करना ही चाहिए भाई। डिनर के लिए आइए ना। मतलब आप घर पर आएंगे तो आराम से बात कर पाएंगे ना, इसलिए। डिनर के लिए? बात यह है कि यहाँ पुलिस स्टेशन में मुझे घुटन सी होती है। मतलब मुझ जैसी साधारण औरत यहाँ डर जाती है, इसलिए। सही कहा आपने, मैं समझ सकता हूँ। और उदास होने की कोई जरूरत नहीं मैडम, मैं हूं ना। और आप साधारण थोड़ी है, आप तो असाधारण है। थैंक यू। एक बार डिटेल में बात करनी होगी मैडम। मैं इंतजार करूंगी आपका। जरूर, कुछ प्लान बनाते हैं। बंगले पर आएंगे ना, फुर्सत से आइए। जरूर। अब चलो। ओके। मीरा, क्या तुमने इंस्पेक्टर ठाकुर से कुछ बात की? हाँ, मैं उनसे कभी कभी बात कर लेती हूँ, लेकिन केस में कोई खास प्रोग्रेस नहीं है। पटवर्धन जी के रिश्तेदारों के बारे में कुछ पता चला? पटवर्धन जी के रिश्तेदार थे? संगीता ने रानी को ये कहते हुए सुना कि अब सारी प्रॉपर्टी की मालकिन वो खुद है, क्योंकि अब पटवर्धन जी का भी कोई वारिस नहीं बचा। ऐसे कैसे वो सबकी मालकिन बन जाएगी? हाँ, पर अब तो वो ये साबित कर देगी। सच कहूँ तो इससे पहले अगर रानी ने ही धनंजय भैया का खून किया है ये साबित हो जाए तो सारे सवाल खत्म। तब वो प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि उस बात का कोई फायदा ही नहीं है। हाँ, पर अब तक तो ये पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई। मुझे लगता है ये काम रानी का नहीं होगा। तो दूसरा कौन करेगा? और रानी के ऑफिस ज्वाइन करने के बाद धनंजय भैया किस तरह से बदलते गए ये हम सबने करीब से देखा। रानी ने धीरे धीरे जीजा जी पर काबू पा लिया था। वैसे तो रानी को ऑफिस में कोई पसंद नहीं करता था, और इसी वजह से मुझे लगता है कि रानी ने ये सब सिस्टमेटिकली प्लान किया है, क्योंकि रानी जानती थी कि धनंजय भैया का पैसा, उनकी प्रॉपर्टी और उनका बिजनेस हथियाने के लिए उनसे शादी करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, पर मेरा यही कहना है कि उसकी शादी हो गई थी तो वो खून क्यों करेगी? ये तो मेरी भी समझ से परे है। उस दिन भी पुलिस स्टेशन में वो बार बार यही कह रही थी कि धनंजय भैया के होते हुए उसे पैसों की कमी नहीं थी, तो वो उनका खून क्यों करेगी? ये सब जाने दो, मतलब जो हुआ सो हुआ। हम लोग नहीं बचा पाए जो छोड़कर गए उन्हें, पर जो हैं हमें उनका ध्यान रखना चाहिए ना। मतलब संगीता को ही ले लो। मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि संगीता की जान खतरे में है। मतलब रानी ने अगर ये सब कुछ किया है तो फिर संगीता की जान को भी खतरा है। मीरा, तुम कुछ भी करो, लेकिन संगीता से कहो वहां ना रहे, वहां से निकल जाए प्लीज। बात ये है ना मैडम, जब हम कोई केस हाथ में लेते हैं ना, तब हमें बहुत सारी बातों पर सोचना पड़ता है और बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि ये केस किसका है, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है और क्या मीडिया का कोई इंटरफेरेंस है, वगैरह वगैरह। मतलब बात यह है ना कि 2+2 = 4, ये सभी केसेस के बारे में तो नहीं होता ना। बिल्कुल सही कहा आपने, पर कुछ लोग हैं जो समझ ही नहीं पाते, क्या करें।
और इसलिए तो मैं कल से यहाँ पर ज्वाइन हुआ हूँ ना। पर आपसे ज्यादा इस पुलिस स्टेशन से मेरा नाता रहा है। ये संबंध बहुत मजबूत होंगे, आप चिंता मत कीजिए। आई एम सो श्योर। अब तो कोई फिक्र ही नहीं है मिस्टर मोहिते। यस। अजय ठाकुर इधर आओ। अरे रानी मैडम के केस के पेपर जो तुमने तैयार किए हैं, हाँ वो सब गलत है, पहले मुझे दिखाओ। हाँ, और मैडम की बात तो तुमने कभी सुनी ही नहीं। मैडम क्या कहना चाहती है सुन तो लो। हाँ बता दिया मैडम मैंने। थैंक यू सो मच। अब चलूं मैं, फिर मिलेंगे। ठीक। बाय मिस्टर अजय। मैडम जी, बोलो। मैडम जी एक बात करनी थी आपसे। पैसे चाहिए? मैडम पैसे नहीं। तो देखो तिवारी, अब ये काम खत्म होने पर पूरे पैसे मिलेंगे। नहीं मैडम, पैसे की बात नहीं। तो फिर? मैडम हमको डर लग रहा है। क्या हुआ? वो जब आप पुलिस स्टेशन में गई थी ना, तब बाहर एक हवलदार हमसे पूछताछ कर रहा था, हमसे बात करने की कोशिश कर रहा था। क्या बात कर रहा था? मैडम वो बोल रहा था कि तुम सरकारी गवाह बन जाओ और सब कुछ सच सच बता दो तो हम तुमको इनाम देंगे। तुमने क्या कहा? वो बार बार बोल रहा था, पूछ रहा था धनंजय साहब के बारे में, आपके बारे में, लेकिन हमने उनको कुछ नहीं बताया। अच्छा किया। लेकिन मैडम वो तो हाथ धो के पीछे पड़ गया मेरे। उसने नंबर भी मांगा मेरा। और तुमने दे दिया? मैडम पुलिस कांस्टेबल था, कैसे ना देता। ठीक है, उसका फोन आए तो कट कर देना, बात मत करना। लेकिन मैडम हमको बहुत डर लग रहा है, ये पुलिस हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो फिर क्या करोगे? वही पूछ रहा हूँ मैडम, आजकल तो मेरे सपने में भी पुलिस आती है, मुझे फांसी का फंदा नजर आता है। तिवारी तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें। मैडम जी मैं सोच रहा था कि गांव लौट जाऊं। पागलों जैसी बात मत करो तिवारी, इससे पुलिस का शक और बढ़ जाएगा। तिवारी मैं पुलिस स्टेशन के चक्कर क्यों काट रही हूँ? ये जो नए साहब है वो हमारी साइड है, हमारा केस जल्दी सॉल्व कर देंगे, पर तुम अपना मुंह बंद रखना। देखो ये पुलिस तुम पर प्रेशर डाल रही है ना, वो उनका काम है, उनका काम उन्हें करने दो, तुम अपना काम करो, तुम अपना मुंह बंद रखो। हम सबकी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। जी मैडम। बाद में आके पैसे लेकर जाना। नहीं मैडम। लेकर जाओ, महंगाई का जमाना है, पैसे लगेंगे तुम्हें। मैं दवाइयाँ लिख देती हूँ, बुखार उतर जाएगा। अच्छा, मैंने कुछ टेस्ट करने के लिए कहा था, उनकी रिपोर्ट्स क्यों नहीं दिखाई मुझे? सॉरी डॉक्टर, वो टेस्ट हमने अब तक नहीं करवाए। क्यों? डॉक्टर टेस्ट का नाम लो तो आई मना कर देती हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है। मैं इन्हें जो दवाइयाँ लिख कर देती हूँ उससे सिर्फ थोड़ी देर आराम मिलेगा, पर बुखार की वजह कैसे पता चलेगी? हाँ, पिछले हफ्ते भी 2 दिन बुखार आया था। तो तब क्यों नहीं बुलाया? अगर इनसे कह दो कि डॉक्टर के पास जाना है तो तुरंत कहती है कि अब ठीक लग रहा है। फ्रैंकली कहूँ तो मुझे ये सिम्टम्स कुछ अच्छे नहीं लग रहे। अरे बाप रे। मतलब? ये मत समझिए कि मैं डरा रही हूँ, मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ, इसे इग्नोर मत कीजिए। बार बार बुखार आता है, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम जरूर है, इसलिए इनका पूरा बॉडी चेकअप करवा लीजिए। यस डॉक्टर। जल्दी टेस्ट करवा लीजिए, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये दवाइयाँ समय पर देते रहिए। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। मैं ले लेती हूँ। थैंक यू। मुझे दीजिए डॉक्टर।
तिवारी बहुत डर गया है शरद। वो है ही डरपोक। तो फिर क्यों इस सब में इन्वॉल्व किया तुमने उसे? तो और मैं क्या करता रानी? धनंजय का करीबी और भरोसेमंद कोई दूसरा नहीं था ना। और तब हमें कहां पता था कि ये इतना डरपोक निकलेगा। पर अब उसकी नींद उड़ गई है। पैसे फेंको उसके मुंह पर, आराम से सो जाएगा। तुम समझ ही नहीं रहे हो शरद। प्रेशर में आकर वो कहीं अपना मुंह न खोल दे। आज पुलिस स्टेशन में उस अजय ठाकुर के टीम के एक कांस्टेबल ने उससे पूछताछ की। तिवारी से पूछताछ क्यों? प्रेशराइज करने के लिए। मैं पुलिस स्टेशन में थी तब तक इससे बाहर पूछताछ की गई। क्या पूछ रहे थे उससे? मेरे बारे में पूछ रहे थे, धनंजय के बारे में पूछ रहे थे। कह रहे थे तुम्हें सरकारी गवाह बनाएंगे, इनाम देंगे। वो ये सब कुछ इनाम के लिए कर रहा होगा। इनाम से बड़ी रकम हम देंगे उसे। इनाम के लिए नहीं शरद। पुलिस पकड़ लेगी इस डर से वो अपना मुंह खोलेगा। समझ रहा हूं मैं। उसने कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं। बट अजय ठाकुर इज प्लेइंग अ माइंड गेम। हमारे सभी लोगों को वो कॉर्नर कर रहा है शरद। सुबह सुबह उस तिवारी का डरा हुआ चेहरा देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। इतना डरपोक था तो ना करता, साफ कह देता कि मुझसे नहीं हो पाएगा। पहले पैसे देकर लार टपका रहा था, अब उसके मुंह का पानी सूख गया है। बेवकूफ। रानी, सबसे पहले तुम अपना गुस्सा कंट्रोल करो, नहीं तो वो तिवारी घबरा कर नहीं, तुमसे गुस्सा होकर पुलिस को सब कुछ बता देगा। मुझे बस ये डर है शरद, मैं जो इतनी मेहनत कर रही हूँ वो इस बेवकूफ की वजह से बर्बाद ना हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर तिवारी कुछ बता भी देता है तो हम लोग डरेंगे नहीं। क्या बोले जा रहे हो तुम? अरे इसी के लिए तो ऊपर के लोगों को हम अपनी तरफ कर रहे हैं ना रानी। वैसे तुम अजय के सीनियर से मिली थी ना, क्या हुआ? काम हो जाएगा हमारा। अच्छी खबर है। सीनियर इंस्पेक्टर दिलीप मोहिते नाम है उनका। इंसान होशियार है, पर लगता है फंस जाएगा। देखते हैं, पहले पैसे ऑफर करके देखते हैं। उस वाघमारे को प्रेशराइज करके कंपनी बेचनी होगी, वरना सब में पैसे बांटकर हम कंगाल हो जाएंगे। हाँ, उस वाघमारे को जगाना ही पड़ेगा। तिवारी पर भी नजर रखनी होगी। तुम उस बारे में चिंता मत करो। नहीं शरद, तुम नहीं समझ रहे हो। डर कर वो मुंह खोलेगा, अब भी मुझे ऐसे ही लग रहा है। अगर उसने अपना मुंह खोला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर ये लगे कि तिवारी बहुत डर गया है तो उड़ा दो उसे। पागल हो गई हो तुम? और कोई ऑप्शन नहीं है शरद हमारे पास। हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम तिवारी की फिक्र मत करो, वो कुछ नहीं करेगा, उसकी टेंशन मत लो। उस मोहिते से मिलकर वाकई रिलैक्स फील कर रही हूँ। वाघमारे ने ये काम तो अच्छा किया, और सबसे जरूरी बात तो ये है, इस वजह से वो बेचारा अजय ठाकुर फंस गया है। हेलो संगीता। मीरा मैडम, बात कर पाओगी ना तुम? हाँ बोलिए। संगीता, मेरी बात सुनो। तुम वो घर छोड़ दो जितनी जल्दी हो सके। घर छोड़ दूं? संगीता, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। क्यों, क्या हुआ है मैडम? नहीं हुआ तो कुछ नहीं है, पर तुम वो घर छोड़ दो। आखिर बात क्या है मैडम? मैं बताऊंगी, पर पहले तुम मेरी बात मान लो। मैडम मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, तुम सिर्फ मेरी बात मान लो। संगीता देखो, आप संभल कर रहना। मैडम मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? सुनो संगीता, विक्की, पटवर्धन जी और धनंजय भैया, इन तीनों का खून रानी ने किया। क्या? इसका कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है। आज नहीं तो कल पुलिस रानी तक पहुंच जाएगी, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। बाप रे, पर मुझे क्यों? मतलब रानी को अगर लगे उसे तुमसे धोखा है तो वो तुम्हें भी। लेकिन मैं अब क्या करूं मैडम? इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ वो घर छोड़ दो। मैं कहाँ जाऊं? संगीता, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? हमारे घर आ जाओ। हाँ पर संगीता ताई,
मैं फोन रखती हूँ। मोहिते को डिनर के लिए बुलाया है मैंने, खुश हो गए वो इंतजार ही कर रहे होंगे कि तुम कब बुलाओगी उन्हें। हाँ बोलो। मैडम, जाधव साहब आए हैं। बिठाओ उन्हें, अभी आती हूँ। ठीक है, बैठिए, मैडम आ ही रही है। नहीं नहीं ठीक है। जाधव आ गए हैं। देखो क्या बोलता है। गुड मॉर्निंग मैडम। मेरी मॉर्निंग तो कब की हो चुकी है जाधव, आपकी शायद अब हो रही है। नहीं ऐसा नहीं है मैडम। क्या हुआ, बैठिए ना। नहीं, आई एम कंफर्टेबल मैडम। शरद जरा इन्हें पानी दो, गला सूख गया है इनका। बैठिए बैठिए। हाँ। लीजिए साहब। बोलिए। मैडम, एक बैड न्यूज है। बताइए क्या है बैड न्यूज। मतलब मुझे भी अभी अभी पता चला, इसलिए मैं आपके पास दौड़ा दौड़ा चला आया मैडम। क्यों, मुझे बैड न्यूज सुनाए बिना चैन नहीं मिलने वाला था। नहीं ये बात नहीं है। मतलब आपको बाहर कहीं से पता चल जाता तो आप गुस्सा करती, इसलिए मैं तुरंत चला आया। बात क्या है बताएंगे जरा। मैडम एक गड़बड़ हो गई। क्या हुआ। पटवर्धन साहब के शेयर्स का। क्या हुआ पटवर्धन के शेयर्स का। मतलब आज हमारे ऑफिस के एड्रेस पे एक डॉक्यूमेंट आया है। पटवर्धन साहब की किसी दूर की बहन ने भेजा है वो। किसने। पता नहीं, कोई है उनकी दूर की बहन। मतलब वो ये कह रही है कि उनका ये कहना है कि मतलब पटवर्धन साहब की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वारिस के तौर पर क्लेम किया है। पटवर्धन की दूर की बहन। हाँ, मतलब एटलीस्ट उन डॉक्यूमेंट्स में तो यही लिखा था। तो क्या इतने दिनों से नींद में थे आप जाधव। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि कोई भी प्रॉब्लम आने से पहले काम खत्म कर दो, बताया था ना। कहा था। तो क्या इतने दिनों तक उनकी दूर की बहन के आने का इंतजार कर रहे थे आप। नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यूं अचानक। धनंजय भी अचानक चले गए, पटवर्धन भी अचानक ही चले गए, विकी का एक्सीडेंट भी अचानक ही हुआ, और ये जो कोई औरत आई है वो भी अचानक ही आई है। इसका क्या असर होगा, क्या इस बात का कोई आइडिया है आपको जाधव। मेरी नौकरी। आपकी नौकरी गई भाड़ में जाधव। मेरी इतनी सारी मेहनत बर्बाद होगी, उसका क्या करूं। नहीं मैडम, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका रास्ता निकालूंगा ना। क्या रास्ता निकालेंगे, क्या करने वाले हैं आप करेंगे। आपसे दो काम कहे जाए तो वो भी ढंग से नहीं कर पाते आप, और आप रास्ता निकालेंगे जाधव। कौन है वो औरत। पता नहीं, पर उस लेटर में तो। जाधव, एक लेटर आता है जिस पर नाम पता लिखा होता है, याद करके बताइए वो औरत कौन है, कहां से आई है। नहीं, मैं ऑफिस जाकर चेक करता हूँ और आपको अक्ल। मैडम जरा आप शांत हो जाइए। मैडम, मुझे लगा ये बात आपको सबसे पहले बतानी चाहिए, इसलिए मैं। उपकार है आपके जाधव, मुझे पटवर्धन के इस वारिस को शेयर से आधा हिस्सा देना पड़ेगा। कितना। आधा शेयर मतलब 350 करोड़, और 350 करोड़ में कितने जीरो लगते हैं क्या पता भी है आपको। इसीलिए मैं कह रही थी कि आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स पर जल्द से जल्द मेरे सिग्नेचर करवा लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते मैडम, पुलिस कैसे। मुझे सिखाने की कोशिश मत कीजिए जाधव, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करने से बचने का रास्ता भी मिल जाता है। इतने दिनों से मैं यही कर रही हूँ ना। पर मैडम, इतने दिनों तक मैंने ये भी नहीं सोचा था कि पटवर्धन साहब का कोई वारिस आगे आएगा। अगर उसे आना ही था तो इसके पहले आती ना। इतनी प्रॉपर्टी है पता चलने के बाद लोग ना हो तब भी रिश्ता जोड़ते हैं, 7 जन्म पहले वाला रिश्ता भी याद दिलाते हैं। नहीं मैडम, मुझे तो ऐसा लगता है कि पटवर्धन साहब का खून हुआ, इस वजह से वो औरत डर के मारे आगे नहीं आई होगी।
वो औरत इतने दिनों तक कहा थी उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर इतने दिनों से जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो कोई आकर बर्बाद करे, ये मैं नहीं सहूंगी जाधव। मेरे रास्ते में कोई अगर आएगा तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। जाइए, वो औरत कहाँ है ढूंढ निकालिए। यस मैडम। और एक बात याद रखना, एक भी बात उस अजय ठाकुर तक पहुंचनी नहीं चाहिए। बात समझ रहे हैं आप जाधव? अगर अजय ठाकुर को कोई भी बात पता चली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ मैंने बोलो। अरे चाची की तबीयत कैसी है? ज्योति ने मुझे फोन करके बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बुखार थोड़ा कम हो गया, वैसे डॉक्टर आई थी, चेकअप करके गई हैं अभी। नहीं, कोई जरूरत हो तो बताना। और मैंने ज्योति को बोल दिया कि वो चाची के साथ ही रहे। नहीं, उसकी तो जरूरत नहीं है, आज मैं फील्ड से थोड़ा जल्दी आ गया। अच्छा मेमाने, वहाँ क्या हाल है? अरे सर, वो इधर वो सर रानी सरदेसाई का ड्राइवर है ना, वो तिवारी, उससे थोड़ा उगलवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। वेरी गुड। कुछ बताया उसने? अरे वो तो एकदम डर गया सर। मैंने उससे कहा कि तुझे जो कुछ भी मालूम है सब कुछ बताने का, नहीं तो डालेगा सीधा अंदर। देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि वो हमें जरूर कुछ बताएगा। उससे जो भी जानकारी मिले मुझे जरूर बताना। हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ, मोहिते सर और रानी सरदेसाई के बीच क्या बातें हुई, उस बारे में कुछ पता चला? अरे नहीं, उन दोनों ने भी कुछ पता नहीं चलने दिया। जब रानी सरदेसाई और मोहिते सर आपस में बात कर रहे थे उस वक्त मैं केबिन में गया भी था सर, वही एयर फ्रेशनर देने के लिए। मैं अंदर गया तो दोनों बिल्कुल चुपचाप, कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। उल्टा वो मोहिते सर ने तो मुझे केबिन से ही बाहर निकाल दिया सर। मुझे लग ही रहा था। ठीक है, कुछ पता चले तो मुझे बताना। हाँ, आप चाची का ध्यान रखिएगा। हेलो मैडम। वाघमारे, मेरा काम कहाँ तक पहुँचा? अरे मैडम, मेरे ऑफर का क्या हुआ आपने अभी तक बताया नहीं। कैसी ऑफर? अरे बस क्या मैडम, हैं? मुझे पागल समझ रही हैं क्या आप? हैं? वाघमारे, जरा जल्दी बोलेंगे प्लीज। 50% शेयर की बात है मैडम। वो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल इस केस से पीछा छुड़ाना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इस केस में मैं ऐसी ही उलझी रही तो कंपनी बेचकर कोई फायदा नहीं होगा। अरे मैडम, आप इस केस में कैसे फंसेंगी बताइए ना। कंपनी बेचना कोई गुनाह नहीं है। आपसे जितना कहा गया है उतना ही कीजिए वाघमारे। ओ मैडम, मुझसे ऐसे बात मत कीजिए। हाँ, मैं जनता का नौकर हूँ, आपका नहीं। वाघमारे, आप मोहिते को जिस काम के लिए लेकर आए हैं वो काम सबसे पहले कीजिए। इस केस से मैं निर्दोष बरी हो जाऊं ऐसा कुछ कीजिए। वजह जानते हैं ना? अगर काम नहीं हुआ तो कंपनी बेच नहीं सकते, और अगर कंपनी नहीं बिकी तो जो 4 पैसे आपको मिलने वाले थे वो भी नहीं मिलेंगे। इसलिए फटाफट काम कीजिए। इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हैं आप? हाँ, क्योंकि आपसे हर रोज एक ही बात करके मैं थक गई हूँ मिस्टर वाघमारे। संगीता को हम अपने ही घर बुला लेते हैं या फिर उसे उसके गांव भेज देते हैं। सही है। एक मिनट। हाँ, वाघमारे जी का फोन है, अभी आया। हेलो। हाँ बोलिए वाघमारे जी। आपका काम हो चुका है। फैंटास्टिक है। थैंक यू सो मच वाघमारे जी। थैंक यू की कोई बात नहीं। बाय। क्या बात है? वाघमारे जी ने हमारा काम कर दिया। सुपर्ब। ये बात हमें तुरंत अजय ठाकुर को बतानी होगी।
मैं मीरा सरदेसाई बोल रही हूँ। हाँ मीरा मैडम, बोलिए, किस लिए फोन किया? इंस्पेक्टर, आपको एक न्यूज़ देनी है। पटवर्धन जी के किसी रिश्तेदार ने उनके वारिस के तौर पर क्लेम किया है। क्या? यस। ओके। शरद, वो अजय ठाकुर मेरे हाथ क्यों नहीं आ रहा है अब तक? मरने दो उस अजय ठाकुर को। उसके सीनियर से तो मुलाकात हो गई ना तुम्हारी? नहीं, वो हमें चैन से नहीं बैठने देगा। वैसे भी अब उसके हाथ में कुछ नहीं है। ऐसे मत बोलो तुम। डोंट अंडर एस्टिमेट। बहुत स्मार्ट है, बहुत ज्यादा। तुम्हें उसके बारे में इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? क्योंकि मैं उससे बात कर चुकी हूँ। आंखों में दिखता है मुझे उसके। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, काम न होने पर बेचैन हो जाते हैं, पीछा नहीं छोड़ते, वैसा है वो। तो फिर ठीक है, उसे किसी और जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। मतलब? तुम अपना फोन चेक नहीं करती हो शायद। क्या? कॉल लॉग देखो। ननू, धनंजय सरदेसाई का मिस्ड कॉल। तुमने सिम कार्ड अभी तक रखा है? यही तो प्लान है। मतलब? देखो, रानी धनंजय जिंदा है। Come in. मैडम, आओ, तुम्हारी ही कमी थी। आओ। मैडम, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो क्या अपॉइंटमेंट लेकर बात करोगी? मैडम, एक जरूरी बात करनी है आपसे। तो बोलो ना, क्या हुआ? मुझे पैसे चाहिए? नहीं। तो छुट्टी चाहिए? गांव जाना है? नहीं। तो क्या बात है, बोलो ना संगीता, क्या हुआ? मुझे ये नौकरी छोड़नी है। क्या सच में? हाँ मैडम, मुझे ये काम छोड़ना है। क्या हुआ? किस बात की कमी है तुम्हें यहाँ? कमी? यहाँ कोई कमी नहीं है। तो फिर क्यों ये पागलपन कर रही हो? मैडम, अभी यहाँ काम करने का मन नहीं करता। संगीता, सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। ये जो पुलिस पूछताछ कर रही है ना, उसका टेंशन मत लो तुम। ये बात नहीं है मैडम। तो क्या बात है, बताओ ना मुझे। तुम पर काम का बोझ है यहाँ? हाँ, पगार वक्त पर नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम। सुनो संगीता, मैं थोड़ा चीखती चिल्लाती हूँ, गुस्सा करती हूँ, पर मेरी हालत को समझो ना तुम। देखो ना, मेरी हालत तो देखो। छोड़ो, मान लो तुम दूसरी जगह ज्वाइन कर लेती हो, वो ओनर तुमसे कुछ नहीं कहेगी, इसकी क्या गारंटी? गुस्सा तो करेगी। और छोटी सी कंपनी में भी बॉस की गालियां सुननी पड़ती है संगीता। और तुम अभी काम छोड़कर जाती हो तो पुलिस तुम पर शक करेगी संगीता।
मैं पुलिस को बताकर जाऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और अगर उन्होंने बुलाया तो मैं जाऊंगी पुलिस स्टेशन। किस लिए? हाँ? देखो, धनंजय का खून हो गया है, तो इस घर में इस कैसे रहे हैं? ऐसा कुछ लग रहा है तुम्हें? मुझे बहुत डर लग रहा है मैडम। पहले धनंजय साहब चल बसे, फिर विकी साहब, फिर पटवर्धन साहब, और अब तुम एक सीक्रेट बताती हूँ, रुको। शरद को भी यही बात बताने के लिए बुलाया मैंने। ये देखो, पुलिस को जब बॉडी मिली थी तभी मुझे लगा था धनंजय की बॉडी नहीं है, और मेरा शक सही साबित हुआ। मतलब धनंजय के कॉल्स आ रहे हैं मुझे। देखो, धनु, मिस्ड कॉल धनु। देखो इस पर टाइम देखो, और डेट भी आज की है ना? अभी भी आया है। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम अब शांत रहो। तुम बाहर जाके टीवी देखो, आराम करो, और दिमाग से सारे ख्याल निकाल दो। और फिर भी तुम जाना चाहती हो तो धनंजय के वापस आने पर मिलकर चली जाओ। दीदी, आपका फोन। संगीता, हेलो। हाँ, हेलो। गायत्री मैडम। हाँ बोलो। मैडम, मुझे बहुत जरूरी बात बतानी है आपको। हाँ बोलो ना संगीता, बोलो। मैडम, धनंजय साहब शायद जिंदा है। क्या? रानी मैडम को उनका फोन आता है। मैं फोन रखती हूँ, ठीक है? दीदी, क्या क्या हुआ? हो गया? क्या हो गया दीदी? गायत्री भाभी, पानी चाहिए? मेरा धनंजय शायद जिंदा है। क्या कहा आपने? धनंजय भैया जिंदा है? ऐसा संगीता कह रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है गायत्री भाभी? संगीता बता रही है मतलब? सुरेश, मैंने धनंजय भैया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है। उनके ब्लड में पॉइजन था, खून हुआ है उनका। मतलब संगीता की बात हजम नहीं हो रही है। पर यह बात उसने रानी के घर में किसी को बोलते हुए ही सुनी होगी ना। पर ऐसी बातें कोई क्यों करेगा? जरूर कुछ गड़बड़ है। मेरा मतलब नासिक हाईवे के पास पुलिस को जो डेड बॉडी मिली थी, वो क्या जीजा जी की नहीं थी? पुलिस ने बॉडी आइडेंटिफाई करने के बाद ही हमें बताया। वो जरूर धनंजय भैया ही थी। पुलिस ऐसे कंफर्म किए बिना फैमिली को नहीं बता सकती। पर मीरा, संगीता ने ऐसा क्यों कहा कि धनंजय शायद जिंदा है? गायत्री भाभी, उसने कहा शायद, मतलब कंफर्म नहीं है, उसे बस शक है। पर ऐसा क्यों? वो ऐसा क्यों बोलेगी? ये बहुत अजीब है, सुराग लगाना पड़ेगा। अगर धनंजय भैया जिंदा है तो ये सब क्या चल रहा है? अगर वो जिंदा नहीं है तो ये कौन बता रहा है, क्यों बता रहा है? ये बहुत खतरनाक है। हमें अब तो जल्द से जल्द सच्चाई का पता लगाना होगा।
तुम्हारी बाहों में देखा है मैंने इन्हें, वो भी रात में इन्हीं के घर में, सबकी गैर मौजूदगी में। है कोई इस बात का जवाब? मिस्टर अजय, आपकी और नेहा की शादी हो ये मेरी भी इच्छा है, और ये बात मैंने नेहा को भी बताई। तो फिर उस रंजित को नेहा के घर भेजकर आपकी शादी में प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट करूंगी मैं?